नदीम रज़ा का सलाम। बात है पाक फ़ौज में एहतसाब की, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी तारीख़ का यानी कि सबसे बड़े एहतसाबी अमल का आगाज़ कर दिया है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी को काम के ऊपर लगाना हो बेहतर काम के लिए, जिसमें मेहनत तलब हो, मुशक्क़त हो, तो उसमें पहले आपको वो ख़ुद करके दिखाना होता है, तभी दूसरा उससे मानूस होता है, उसे लर्न करता है और फिर उसी पे अमल करने की कोशिश करता है। तो एक कदम उठा लिया गया है, इसीलिए जनरल फैज़ को पाक फ़ौज ने गिरफ्त में लेके आए हैं कि कोई भी खाम ख्याली में ना रहे कि एहतसाब से किसी की बचत हो जाएगी। इसीलिए पाक फ़ौज ने अपने अंदर, जैसे दीगर इदारों के अंदर काली भेड़ें मौजूद होती हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, और सरकारी इदारों में या प्राइवेट सेक्टर में भी इवन हर इदारे में कोई न काली भेड़ें मौजूद होती हैं, क्योंकि जैसा कि हर उंगली एक बराबर नहीं होती, इसी तरह से पाक फ़ौज में भी वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी इंसान हैं। हर जगह हर किसी की ख्वाहिशात पर कोई पहरा नहीं होता। लोग दिन रात यानी कि एक करके चाहते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो दौलत समेट लें, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का काम करना पड़े। तो इसलिए पाक फ़ौज ने अपने अंदर से लोगों को की तत्हीर करने के लिए, लोगों को निकालने के लिए, जो इस तरह के लोग हैं जो गैर निसाबी सरगर्मी में मुलव्विस हैं, उनको गिरफ्त में लाया जाए ताकि दिगर इदारों को भी इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए, वो भी इस तरह के बड़े कदम उठाएं ताकि मुल्क की जो सूरत हाल कर दी है उसको बेहतरी की तरफ लाया जाए। तो ये सूरत हाल है मुमलिकत खुदादाद है पाकिस्तान में ये हो रहा है। बिलखुसूस जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, माजी में देखते हुए आ रहे हैं और अभी भी हो रहा है। जो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद मैं समझता हूँ बिलखुसूस अदलिया के मौजूदा और साबिक सरबराहान की भी सोच बहुत तब्दील हो चुकी होगी। वफ़क़ान कार का कहना है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद बहुत सौ की रातों की नींदें और दिन का चैन जो है वो गारत हो चुका है। बहरहाल चलें दोबारा इसी तरफ आते हैं कि मुल्क की तारीख़ में जो फ़ौजियों का जो एहतसाब का अमल है वो कब कब और किस तरह से हुआ, इसका थोड़ा सा मुख्तसरन जायज़ा ले लेते हैं। उसके ऊपर जंग ने भी बड़ा काम किया है और मैं भी कुछ चीज़ें जो निकाली हैं उससे ये पता चलता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो ISI जिसे हम कहते हैं कि पहले सरबरा नहीं है कि जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। इससे पहले भी कोर्ट मार्शल हो चुका है, इससे पहले भी, क्योंकि देखें ISI के जो बुनियादी काम होता है वो ये होता है कि वो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें लोग कर रहे हैं उसका बर वक्त पता चलाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए, ख्वाह वो बैरूनी हो या अंदरूनी। तो इसी सिलसिले के अंदर लोगों को पकड़ा गया है। जो जैसे जनरल फैज़ को बुनियादी तौर पे जो फिर सूरत हाल सामने आई है उसमें तो यही है, जो इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी है उसमें उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त तैयार की जा चुकी है, जिसके अंदर वो मुल्क के अंदर यानी कि सियासी मैदान में आलूदगी फैलाना और अफरा तफरी, इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें, फिर सबसे बड़ा जो वो 9 मई उसको पाकिस्तान की फ़ौज भूलना नहीं चाहती। तो वो इस तरह की जो सूरत हाल थी उसको ख़त्म करने के लिए ये स्टेप लिए गए। बहरहाल ये चीज़ें तो खैर वो कल से चलती आ रही हैं, आपने सुन ली होगी, मैं वो रिपीटिशन में नहीं जाना चाहता। चलें हम इसमें ये करते हैं कि आगे ये किस तरह से क्या चीज़ें सूरत हाल सामने आई है। तो बात वही हो रही थी कि अब तक किस तरह से जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अंदरूनी सतह पर कार्रवाई हो, उसमें यही है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से पहले ISI के साबिक जो सरबराह थे जनरल असद दुर्रानी, उनके खिलाफ फरवरी 2019 में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने फ़ौजी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके पेंशन अलाउंस और दिगर जो उनकी मराद थी वो रोक ली गई थी, और ना सिर्फ रोक ली गई थी बल्कि उनको बैरून मुल्क जाने से भी रोक लिया गया था। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया था, क्योंकि 83 साल जनरल दुर्रानी के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो पाकिस्तान का जो अज़ली दुश्मन है भारत, उसकी जो खुफिया एजेंसी जिसका काम ही पाकिस्तान की टो में लगे रहना, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना, उसको अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कमज़ोर करना, उसकी खुफिया एजेंसी रॉ के जो सरबराह थे उनके साथ मिलके उन्होंने एक किताब लिखी थी द स्पाई क्रॉनिकल्स। तो इसके लिए उनके खिलाफ साजिश, उनके खिलाफ यानी कार्रवाई की गई। अब यहाँ पे हमें ये देखना भी पड़ेगा कि जो मुल्क मुसलसल हमारे वजूद के ख़िलाफ़ है उसको नुकसान पहुँचाने में लग रहता है, और फिर हमारी सुप्रीम जो एजेंसी है उसके सरबराह
किस तरह उनके साथ शराकत दारी की बुनियाद पर किताब लिख सकते हैं, हमें इस जानिब भी सोचना पड़ेगा ऐसे हालात क्यों कर पैदा हुए। बाहर चलें, आगे चलते हैं। इसी तरह आईएसआई की तारीख में यानी कि हमीद गुल के बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकती। हमीद भी ये वो किरदार है जिसके ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जब जनरल हमीद गुल को 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इससे पहले इनका एक और जो सबसे बड़ा वो था कि जनरल आसिफ नवाज ने 91 में जनरल हमीद गुल को, जब वो कोर कमांडर मुल्तान थे, वहाँ से उनको हटा दिया था और डीजी हैवी इंडस्ट्री टेक्सला लगा दिया गया था, जो जिसके यानी कि हुक्म मानने से जनरल हमीद गुल ने इनकार किया था और फिर उन्हें जबरी रिटायर कर दिया गया था। तो ये उनका वो था। ये मौसूफ अफगानिस्तान में काफ़ी अरसे तक मुतहर्रिक रहे, फिर पाकिस्तान की सियासत में गैर मामूली तौर पे जो उनका किरदार रहा है, हुकूमतें बनाने से लेके हुकूमतें गिराने तक, और इसके अलावा दिगर बेशुमार जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ ही मैं कह लूँ तो वो काफ़ी होगा, उसमें वो मुलव्विस है। फिर 2007 जो बेनज़ीर भुट्टो की जब आई थी तो उनके कराची में जो धमाके हुए थे, इसका भी इल्ज़ाम बेनज़ीर भुट्टो उनके ऊपर लगाती रही थी। इसी तरह आईएसआई के एक और साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद जफर, मेजर जनरल रिटायर्ड हामिद हसन बट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर अली बेग और सिविलियंस के खिलाफ रॉम पॉइंट पाम क्लब केस में 2 अरब रुपए का नैब में केस सामने आया। लाहौर में रेलवे की ज़मीन को मलेशिया की फर्म को इंतहाई कम दामों पर दे दी गई। इसी तरह 12 अक्टूबर 99 की बगावत के दौरान आईएसआई के साबिक सरबराह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को माज़ूल वज़ीर आज़म के साथ गिरफ्तार किया गया। आईएसआई के एक और साबिक सरबराह जनरल रिजवान अख्तर ने 8 अक्टूबर 2017 को ज़ाती वजूहात की बुना पर कहते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। जनरल महमूद अहमद को अक्टूबर 2001 में अपने कमीशन से रिटायर होना पड़ा, जब 2001 में हैम्बर्ग में मुकीम अलकायदा के कुछ कारिंदों की मुबैना माली यानी कि माली मुआवनत उन्होंने की थी। और उसके बाद फिर वो 2 अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के दौरान जनरल मुशर्रफ के अहम साथियों में से भी वो एक थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसी तरह पाक फौज के मुतादिद जनरल पर अवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने, हुक्मरानों के खिलाफ इजहार राय, जासूसी, बदनुमानी, फौज के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ बगावत की साजिश जैसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। कई को हथकड़ियाँ लगीं और कई को सजाएं दी गईं। फैज़ हमीद से पहले कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को बगावत उकसाने के जुर्म में जुलाई 2024 में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। पाक फौज के 2 साबिक अफसरान आदिल राजा और हैदर मेहदी को बगावत पर उकसाने और रियासत के खिलाफ मफादात के खिलाफ जाने पर अक्टूबर 2023 में उनका कोर्ट मार्शल किया गया। राजा को 14 साल और मेहदी को 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तो ये थी बहरहाल पाक फौज में किए गए एहतसाबी अमल की कुछ मुख्तसर सी तारीख। यहाँ मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद एहतसाब का दायरा जो है वो इंतहाई वसी कर दिया जाएगा। अब यानी कि अब खैर मनानी चाहिए बहरहाल जो उनसे वाबस्ता अफराद थे, जो 5th जनरेशन के नाम पर कौम से को यानी कौम को बटोरते रहे, उनको लड़वाते रहे, मुखालफिन के खिलाफ ख्वाहिशात पर मबनी मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और मुआशरे का जो उन्होंने सुख चैन छीन लिया था। ये यानी कि यही वजह है कि मुल्क की मईशत भी इन लोगों की वजह से जो ख़राब से ख़राब तर होती गई और आज तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकी। तो एहतसाब के दायरे कार में अब बहरहाल मेरी जो इतलात हैं, बहुत सारे लोग आएंगे जो महफूज थे, अब वो महफूज नहीं रहेंगे, वो गैर महफूज हो चुके हैं क्योंकि उन्हें वो कानून की गिरफ्त में आने जा रहे हैं। क्योंकि पाक फौज पहले ही कह चुकी है कि 9 मई से मुताल्लिक उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई और ज़ीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर। रियासत पर हमलावर अफराद और उनके सरपरस्तों को किसी तौर पर माफ़ नहीं किया जाएगा। इसमें कई बड़े बड़े लोग और उनके मद्दा जो उनकी मदद सराई किया करते थे या उनके प्यादे थे, जो उनकी दिन रात उनकी तावीलें घड़ते रहते थे उनकी खुशामदों में, और उनके भी नामों की फहरिस्त मुरतब कर ली गई। जो इतलात हैं कि देखें, वैसे भी बिलाशुबा जो एहतसाब और आइन से कोई भी पाकिस्तान में या दुनिया भर में कोई मुबर्रा नहीं होता, लेकिन
ये हमें मानना चाहिए कि पाकिस्तान में यानी कि माइट इज़ ऑलवेज राइट वाला जो था सिलसिला वो चलता आ रहा है और अभी भी वही है। लेकिन ये जो कदम उठाया गया इससे कई यानी कि कई चीज़ें हैं, कुछ लोग इस पर शकूक शुबात भी जाहिर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सियासतदानों, साफ़ियों, ब्यूरोक्रेसी, जर्नल्स और अदलिया का भी जो कड़ा एहतसाब होना चाहिए, इसमें किसी को मुबर्रा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में अब तक जजों को सज़ा देने का चलन या रिवायत नहीं रही है। इस वक्त तमाम इदारों में एहतसाब का अमल हो गया, तमाम इदारों की जो अंदर की चीज़ें सारी बाहर आ चुकी हैं, सिर्फ ये अदलिया का है। हम सुनते आ रहे हैं कि जजेस क्या करते हैं क्या नहीं करते, किसी को किसी पे क्रश हो जाता है, किसी के कोई अहले खाना किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनकी भी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो इसीलिए बहरहाल चलन नहीं था, लेकिन अब वो चलन मेरे ख्याल में अब वो चलन चलने जा रहा है। इसके बरखिलाफ़ अगर हम देखें, दुनिया भर के देखें, वहाँ पे सज़ा और जज़ा का कानून मुकम्मल तौर पे राइज है और इससे कोई भी मुबर्रा नहीं होता। तो अब और यही वजह है कि जो पाकिस्तान की अदलिया है उसका ग्राफ देखें, दुनिया भर में सबसे नीचे। इसकी मैं नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता, इसकी रिपोर्ट्स मंजर आम पे आ चुकी हैं। इसीलिए पाक फौज ने अपने घर से इसका यानी कि बड़े एहतसाब का बड़े पैमाने पर आगाज़ कर दिया है। अब मैं समझता हूँ सबको तैयार रहना पड़ेगा, उसमें मैं अदलिया हो या और कोई भी हो, यानी कि कोई भी अब बचत का खाना नहीं है। अब आखिर में मेरी यही वो है कि आए हम यौम आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं और हम सबको कायद-ए-आज़म से माफ़ी मांगनी होगी और क्योंकि वतन अज़ीज़ की तामीर और तरक्की का हमें दोबारा से और फिर से तजदीद अहद करना होगा। अगर हम इससे अच्छा में मौका और कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारा यौम आज़ादी का दिन है, तो कायद-ए-आज़म ज़रूर शिकवा हमसे करते होंगे, क्या ये मुल्क मैंने